हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 4 टॉप 15 एमसीक्यू। यस, आपको इस चैप्टर से मात्र मैं 15 एमसीक्यू करवा रहा हूं एंड इस चैप्टर से आपके एग्जाम में, चैप्टर तो छोड़ो, चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, इस 15 एमसीक्यू में से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 एमसीक्यू सीधा सीधा मिलेगा। मैं लिख के देता हूं अभी ही, सीधा सीधा 2 से 3 एमसीक्यू मिलने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है एंड और उसके साथ साथ आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होगा क्योंकि मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा एंड आप लोग भी आंसर करिएगा। देखिएगा क्या तैयारी है आप सभी लोग का। चैप्टर नंबर 4 अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर दो चैप्टर 4A और 4B है। हाँ, 4A में आपको 2 डिजीज पढ़ना था, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर आपको इन्फेक्शियस डिजीज में आपको ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूटीआई, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी और सार्स CoV-2 जो वायरल इन्फेक्शन है, ये सारे डिजीज पढ़ने हैं एंड इन सारे डिजीज से जो प्रमुख क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो 15 क्वेश्चन मैंने छांट के लाया हूं, मैं छांट कर लाया हूं जो कि आप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? इसमें से कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सा होता है? एमॉक्सिसिलिन, रिफैम्पिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो काफ़ी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। वेरी गुड, जो भी बी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, रिफाम्पिसिन। कैसे याद करेंगे सर? तो ट्यूबरकुलोसिस का हमने ट्रिक बताया था, फिर से बता रहा हूं, काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हर जगह लिखने आता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी ट्यूबरकुलोसिस में इस्तेमाल होने वाले ड्रग, तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में एक होता है फर्स्ट लाइन और एक होता है सेकेंड लाइन। पहले फर्स्ट लाइन ड्रग चलाया जाता है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग का एग्जाम्पल है प्रिस्ट, है ना। जब भी आपको टीबी होगा तो किसके पास जाओगे? पुजारी के पास जाओगे। प्रिस्ट मतलब क्या होता है? पुजारी। तो पुजारी के पास जाओगे तो आपका टीबी छोड़ा देगा वो। कौन छोड़ा देगा? पहले, सबसे पहले कहाँ जाओगे? पुजारी के पास, यानी प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब क्या होता है सर? P4 पायराजीनामाइड, P4 पायराजीनामाइड, R4 रिफाम्पिसिन, R4 रिफाम्पिसिन, I4 आइसोनियाजिड, I4 आइसोनियाजिड, E4 इथम्ब्यूटॉल, E4 इथम्ब्यूटॉल, ST लास्ट में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग है। आपको सेकेंड लाइन याद रहे तो ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे RGPV में नहीं पूछता है MCQ, कोई बात नहीं, आपका शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछेगा, लिखने आ जाएगा फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है। भाई लिख के दिखाओ फर्स्ट लाइन ड्रग, तो क्या करोगे? तो लिखोगे ना, हाँ, तो प्रेस्ट। अब सेकेंड लाइन ड्रग का क्या होता है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, अगर मन हो तो याद कर लीजिएगा। इसका भी ट्रिक है, KTR फेस पैक, KTR फेस पैक, है ना, KTR, है ना, फेस पैक, K4 केनामाइसिन, T4 थाया एसिटाजोन, R4 है ना रिफाब्यूटिन। वेरी गुड। KTR फेस पैक, F4 फ्लोरोकिनोलॉन्स, A4 एमिकासिन, C4 क्या कहते हैं कैप्रोमाइसिन, फिर E4 क्या कहते हैं इटायो की सॉरी इथायोनमाइड, है ना, इथायोनमाइड एंड P4 क्या है? पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड, AC4 साइक्लोसेरिन, है ना, C4 साइक्लोसिरिन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं तो जरूर आंसर करिएगा। देखो यहाँ पर रिफाम्पिसिन लिखा हुआ है, PRIEST में आपका आता है ना R, तो R फॉर रिफाम्पिसिन। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग में यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्त, हर क्वेश्चन जो अभी कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर है। अ कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल इमेच्योर आरबीसी इज टर्म्ड एज। यानी कि बताओ भैया वो कंडीशन क्या कहलाता है जब आपका बोन मैरो, यानी जो ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन मैरोज में होता है। ठीक है, बोन मैरो अगर लार्ज, बड़ा बड़ा और एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का आरबीसी और इमेच्योर आरबीसी बना रहा है, यानी आपका मैच्योरेशन, देखो इमेच्योर मतलब क्या हुआ? इमेच्योर मतलब क्या हुआ सर? तो इमेच्योर मतलब हुआ अपरिपक्व। एंड आरबीसी को मैच्योर करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? तो B9 और B12।
B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड एंड B12 को कहते हैं साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। तो B9 एंड B12 है ना, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामाइन, इस दोनों का इस्तेमाल होता है किसमें, बताओ किसमें, मतलब कहने का अर्थ है आरबीसी को मैच्योर करने के लिए। तो इसकी कमी हो रही है, B9 और B12 की कमी हो रही है, तब तो इमेच्योर आरबीसी बन रहा है। और जब इस दोनों की कमी होती है तो उस एनीमिया का नाम होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक है ना एनीमिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नो, मेगालोब्लास्टिक, यस मेगालोब्लास्टिक। जिस भी बच्चे का आंसर बी है समझ जाओ उनका सही है। कहने का मतलब है एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, IDA, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। फिर एक होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, देखो सिलेबस से सवाल आया हुआ है, यहाँ देखो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में किस चीज़ की कमी होती है सर, आयरन की। मेगालोब्लास्टिक में किसकी कमी होती है, तो मेगालोब्लास्टिक, मेगा मतलब बड़ा बड़ा आरबीसी बनने लगता है और इमेच्योर बनता है, जहां पर B9 और B12 की कमी हो जाती है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन की कमी हो जाती है। तो याद रखना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपसे पूछा जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में किसकी कमी होती है, तो B9 एंड B12, क्या बोलोगे, B9 और B12, इस दोनों विटामिन की कमी हो जाती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आरबीसी को मैच्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मैच्योरेशन फैक्टर होता है आरबीसी को, है ना, मैच्योर करने का, है ना, काम करता है, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन सही हो गया, वही चीज ये देखो लिखा हुआ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फॉलिक एसिड यानी B9 की डेफिशिएंसी से होता है। इस कंडीशन में बोन मैरो लार्ज यानी बड़ा, इमेच्योर और स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल आरबीसी बनाता है, जैसे बड़ा बड़ा, ठीक है, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर करना आप सभी लोग। क्वेश्चन है एन इन्फेक्टिव डिजीज, कौन सा इन्फेक्टिव डिजीज है मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स, जो लंग्स को अफेक्ट करता है, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज टर्म्ड एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा डिजीज है जिसमें लंग्स इन्फेक्टेड होता है और उसका पॉजिटिव एजेंट भी लिख दिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सिफिलिस नहीं भैया, सिफिलिस में तो आपका जेनिटल्स या तो आपका ट्रेपेनोमा पेलिडियम इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया या हेपेटाइटिस। तो सर लंग्स तो दोनों में इन्फेक्ट होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी निमोनिया में भी, लेकिन यहाँ लिखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी, तो याद रखना आपका, मैं आपको सभी को बता देता हूँ, ये जो सिफिलिस बीमारी है, ये सिफिलिस एक प्रकार का एसटीडीज है। एसटीडी का फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेरी गुड। जबकि आपका सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ट्रेपोनीमा पेलेडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वेरी गुड। अब ट्यूबरकुलोसिस में तो आप जान ही रहे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट है, लंग्स इन्फेक्टेड होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। तो देखो ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टिव डिजीज है जो कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में लंग्स इन्फेक्टेड पार्ट होता है एंड पेशेंट को क्रोनिक कफ यानी बहुत ज़्यादा खांसी होगा एंड ब्लड कंटेनिंग म्यूकस में ब्लड देखने को मिलता है। ब्लड में मतलब म्यूकस यानी थूक खर जो आता है उसमें ब्लड देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेरी गुड, है ना। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताना, फॉर ट्यूबरकुलोसिस द ड्रग्स यूज्ड टू कॉम्बैट इट आर, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताओ ट्यूबरकुलोसिस के लिए चैप्टर 4 का 15 बेस्ट क्वेश्चन लाया हूं चुन के आपके लिए। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। स्ट्रेप्टोमाइसिन पायराजिनामाइड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन, या दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल से आसानी से आप आंसर करेंगे कि भैया PRIEST इस्तेमाल होता है ना। हाँ, तो P4 पायराजिनामाइड है, R4 रिफाम्पिसिन है, I4 आइसोनियाजिड है, ST4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में आएगा यानी सी, यानी आंसर जाएगा सी। कुछ बच्चे पहला ही ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ना ना ना, है ना। पूरा पूरा ऑप्शन देखना है दोस्त,
पूरा पूरा ऑप्शन देखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDA स्टैंड्स फॉर, IDA का फुल फॉर्म पूछा गया था, आयरन डेफिशिएंसी एनोरेक्सिया या तो इंसुलिन डेफिशिएंसी एनीमिया। इंसुलिन की कमी से एनीमिया कहाँ से होता है दोस्त? नहीं। आयरन डिपेंडेंट एनीमिया नहीं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। वेरी गुड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जो भी बच्चे आंसर डी कर रहे हैं, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाजवाब। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनीमिया, अनीमिया विच इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9 इज कॉल्ड। एनीमिया जो कि विटामिन B9 की कमी से होता है, B9 की कमी से, उसको क्या कहेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दिया B9 की कमी से, एंड B9 को फॉलिक एसिड या फॉलेट के नाम से जानते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं होगा क्योंकि आयरन की कमी हो नहीं रही है। B9 स्पेशली फॉलिक एसिड की कमी हो रही है, तो आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दोनों चीज़ की कमी होती है, B9 के साथ साथ B12 भी, B12 दोनों। और मोस्टली इसमें कौन सा कमी हो जाता है? B12 ज़्यादातर कमी हो जाती है, B12 है ना, विटामिन B12। नेक्स्ट है, अ कंडीशन ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंजरी और इन्फेक्शन इज टर्म्ड एज। बताइए वो कंडीशन क्या कहलाएगा अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है? लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है किसी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से, लीवर एब्सेस, लीवर सिरोसिस, लीवर ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस। तो लीवर के इन्फ्लामेशन को ध्यान रखना, आप सभी लोग क्या कहोगे? तो लीवर के इन्फ्लामेशन को हम सभी लोग हेपेटाइटिस कहेंगे, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटिक वर्ड मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। वेरी गुड। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑकर्स ड्यू टू, बताओ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू। एक बार सवाल ऐसे आया था कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू, तो विटामिन B12, विटामिन लैक ऑफ विटामिन B9 या फिर लैक ऑफ विटामिन C। अगर B9 B12 अलग अलग ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारोगे आंसर? ऑप्शन ए, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक में मेनली विटामिन B12 की कमी होती है, होता दोनों का है लेकिन मेनली बोलेगा तो विटामिन, है ना, विटामिन किसका बताओ? वेरी गुड, आपका विटामिन B12। अब उसी तरीके से नेक्स्ट फिर देख लो, एक साल क्वेश्चन आया, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर से बताओ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का प्राइमरी कारण क्या है? आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी, नो। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, यस। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाली एनीमिया आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होने वाली एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाती है। अगेन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ट्यूबरकुलोसिस। इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत आसान सवाल है, आराम से आप करेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एंड निमोनिया का पूछता तो निमोनिया का होता है, निमोनिया का हो जाता है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया के प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? बैक्टीरियल निमोनिया हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल होगा बताओ? बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीबायोटिक्स या ब्रोंकोडायलेटर्स, क्या इस्तेमाल होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, तो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए आपका वेरी गुड एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होगा। एंटीबायोटिक, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है। आंसर हो जाएगा सी। वेरी गुड। व्हाट डू, क्योंकि बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक। व्हाट डू यूरिनरी इन्फेक्शन, वेयर डू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्त। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली ऑकर, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? किडनी में, ब्लैडर और यूरेथ्रा में, यूरेटर में या प्रोस्टेट में? बताइए वेयर डू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली ऑकर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं? कहाँ पर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है? तो ब्लैडर या यूरेथ्रा में। कहाँ होता है?
ब्लैडर और यूरेथ्रा। किसमें, मेल या फीमेल में, तो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ये देखो आपका होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यहाँ पर मेनली बैक्टीरिया इस तरीके से नीचे से ऊपर जाता है एंड ब्लैडर और यूरेथ्रा को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। ये इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम में होता है। यूरिनरी ट्रैक में सबसे ज़्यादा वुमन में होता है ये चीज़ें, एंड ब्लैडर और यूरेथ्रा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन कौन सा है, बताओ। मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन है ना, हेपेटाइटिस बी, बताओ व्हाट इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी फीकल ओरल रूट, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो याद रखना हेपेटाइटिस बी जब भी होता है तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हेपेटाइटिस का 5 प्रकार ABCDE, तो बी और सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ध्यान रखना। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये देखो हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे, तो ब्लड कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से भी, लेकिन मेनली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सेक्सुअल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैलता है। यानी कि जो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके साथ कोई हेल्दी वाला होगा तो फिर संबंध बनाएगा तो हो सकता है। मदर टू चाइल्ड में भी फैल जाएगा, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट जैसे कि रेजर वगैरह कॉन्टैक्ट में आ जाए, ब्लेड वगैरह कॉन्टैक्ट में आ जाए, नीडल हो जाए या फिर कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो जाए, ये सब कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस बी को फैला सकता है ना। हाँ, अगेन एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर का नाम बताओ। द वेक्टर ऑफ मलेरिया, मलेरिया का वेक्टर, मलेरिया का वेक्टर बताइए, तो क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एडीज मॉस्क्यूटो, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो या सीसी फ्लाई। अरे बताइए भैया, वेक्टर ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया, किसी को मलेरिया का बुखार होता है ना तो एना ओना करने लगता है, इसका ट्रिक है हम लोग में। मलेरिया, मलेरिया जैसे होगा एना ओना करने लगेगा, एना ओना यानी एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, मादा एनोफिलीज। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन से मच्छर किसके आपके वेक्टर हैं। देखो आपको मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे मैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बताता हूँ तरीका। अगर बोलेगा कि एडीज मॉस्किटो, जैसे डेंगू और चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखना एडीज मॉस्किटो के द्वारा, एडीज एजिप्टी, सब फीमेल है, मेल वाला मच्छर काटता नहीं है, तो फीमेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। एनोफिलीज के द्वारा मलेरिया, क्यूलेक्स के द्वारा फाइलेरिया और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। कैसे याद रहेगा सर, तो याद रखना डेंगू को आदत है, डेंगू को आदत है, ADAT, आदत है क्या खाने का, चिकन खाने का, चिकन खाने का। डेंगू को आदत है क्या खाने का, चिकन खाने का। डेंगू चिकन यानी चिकनगुनिया किसके द्वारा, आदत यानी एडीज मॉस्क्यूटो, आदत यानी एडीज मॉस्क्यूटो, याद रख लेना, ऐसे याद रह जाएगा, एडी से एडीज होता है ना, हाँ। इसका डेंगू को आदत है क्या, चिकन खाने का, तो आदत मतलब एडीज, डेंगू और चिकन, ठीक है, चिकनगुनिया। दूसरा है, इसका भी ट्रिक है, क्यूलेक्स मच्छर का ट्रिक बता देते हैं। क्यूलेक्स से आपका याद रख लेना, तो क्यूलेक्स से, तो जापानी कूलर, अगर जापानी कूलर, भाई जापानी, मैं कूलर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जापानी कूलर है ना, हाँ जापानी कूलर, जापानी वर्ड याद आता है तो बड़ी बचपन में प्रचार देखते थे, जापानी तेल खूब पेपर में आता था, पूछते भी थे कि ये जापानी तेल कैसा होता है, माथा में लगाने वाला तेल है क्या बड़ी, हमें कोई मास्टर से ही पूछे थे, इस सर जापानी तेल का बड़ी प्रचार आता है सर, जहीं देखो वहीं प्रचार है ना, रोड पे चिपका रहा है, यहाँ चिपका रहा है, वहाँ चिपका, जापानी तेल उस समय खूब फेमस भी था हाँ, तो जापानी कूलर याद रखना, जापानी कूलर जब लाओगे तो बहुत फैलाता है क्या, हवा, फैलाता है हवा, तो याद रखना जापानी कूलर फैलाता है, जापानी मतलब जापानीज एन्सेफ्लाइटिस, कूलर मतलब क्यूलेक्स, फैलाता है यानी फैलारिया, क्या, हवा, ध्यान रखना। जापानी कूलर बहुत फैलाता है क्या, हवा, ध्यान रखना, जापानी मैंने जापानीज इंसेफ्लाइटिस और कूलर मतलब क्यूलेक्स, फाइलेरिया, ठीक है। हाँ, और मलेरिया का तो याद रहेगा ही, मलेरिया का बुखार जिसको धर लेता है ना वो बड़ी एनाओना करता है, एनाओना यानी एनोफिलीज, हाँ बड़ी एनाओना करेगा, हाँ याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है भाई, पूछा गया है मलेरिया का, हो सके डेंगू पूछ ले आपसे, है ना, हाँ क्योंकि सिलेबस में तो है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज टिपिकली, कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड, कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड बताओ,
कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड बताओ। 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 14 दिन, 21 से 28 दिन। तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आंसर होता है सी, 2 से 14 दिन, 2 to 14 डेज। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर। और इसका पॉजिटिव एजेंट है सार्स CoV-2। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, हाँ चलो। तो फाइनली आप सभी लोगों का ये क्लास ओवर होता है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। कितना क्वेश्चन आप सभी लोग का सही हुआ? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में बताइए। 12, 13, 15, 14। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब, है ना। गुड। चलिए, अच्छे तरीके से आप सभी लोग पढ़िए। गुड लक, है ना। गुड लक, खूब मन से पढ़िए और मेहनत करिए, है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।